आठवां वचन। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आठवां वचन। आज बहुत दिनों के बाद मौसम सुहावना हुआ था। लंबी गर्मी से निजात पाकर कुछ की बारिश और चिपचिपे मौसम के बाद हल्की ठंड की शुरुआत और गुनगुनी धूप से मन प्रफुल्लित होने लगता है। इस समय मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है और साथ ही साथ त्योहारों की शुरुआत से उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। ऐसे मौसम में सुबह सुबह हल्की धूप में बैठकर गरम गरम आलू के पराठे और चाय नाश्ता करने से तो जैसे मन तृप्त हो गया। तो नारायण जी और उनकी पत्नी पवित्रा जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चले गए। खरीदारी करके वापस लौटते लौटते दोपहर के 2 बज चुके थे। वापस आते समय जैसे ही पवित्रा जी पब्लिक स्कूल के सामने से गुजरने लगी तो एकाएक उनके कदम रुक गए। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और सभी बच्चे उछल कूद करते हुए खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे और पवित्रा जी स्कूल के गेट के सामने ऐसे देखने लगी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हैं। एक एक करके सभी बच्चे बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बाहर आते ही बच्चे बड़ी खुशी से अपने मम्मी पापा को दिन में क्या क्या हुआ था बताने लगते थे। सभी बच्चों के माता पिता के चेहरे पर एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। बाहर आते हर बच्चे की ओर देखते हुए पवित्रा जी की नज़रों में एक दर्द सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही तो बात है जब रोज़ सुबह शाम पवित्रा जी अपने बेटे राहुल को स्कूल छोड़ने व लेने आया करती थी। तभी नारायण जी बोले, क्या पवित्रा, तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वह कब से छोड़ चुका है। पढ़ाई तो क्या, अब तक वह हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते नारायण जी का गला गीला हो गया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी आँखों के आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए पाँव अपने आप रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि अभी हमारा बच्चा आएगा और खुशी से माँ माँ करते हुए मेरे सीने से लग जाएगा। पवित्रा जी ने कहा। यह सुनकर नारायण जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। तो पवित्रा जी बोली, बहुत याद आती है राहुल की। आपको भी तो आती होगी ना। इस बात पर नारायण जी उन्हें समझाते हुए बोले, अरे पवित्रा, कब समझोगी तुम? बच्चे जब स्वयं बच्चे वाले हो जाते हैं तो मान लेना चाहिए कि वे बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार बदल जाते हैं। फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम तुम 2 हैं ना। 2 जन साथ खड़े हों तो 2 तो नहीं 11 होते हैं। तो पवित्रा जी बोली, आपकी यह फिलॉसफी सुनने का तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक माँ के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन की उदासी पवित्रा जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर नारायण जी ने कहा, पवित्रा, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ़्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर चलो। कहते हुए नारायण जी सावित्री जी का हाथ थामकर चल पड़े। वे स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते रहते थे, परंतु बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो सपना मैंने देखा था आज वह पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। आप देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। बड़ी खुशी से नारायण जी के बेटे राहुल ने उन्हें यह बात बताई, लेकिन बेटे की विदेश जाने की बात सुनते नारायण जी हक्के बक्के रह गए थे। उधर यह बात सुनकर पवित्रा जी तो मानो पत्थर की हो गई। एक शब्द भी उनकी ज़बान से नहीं निकल पाया था। तो नारायण जी अपने बेटे से रोकने का आग्रह करने के इरादे से बोले, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? इकलौते बेटे हो तुम हमारे।
तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम यहाँ अकेले कैसे जी पाएंगे। ये समय सोचने का नहीं है पिताजी, आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त तो विदेश में जाकर बस गए हैं और क्या कमाल की लाइफस्टाइल है उनकी। आप क्या चाहते हैं, यहीं का होकर रह जाऊं? क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे देश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहे हो। यह घर भी हमारा अपना है, आखिर कमी किस चीज़ की है बेटा जो तुम अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशी धरती पर बसना चाहते हो। बेटा हमें समझने की कोशिश करो, इस उम्र में हम तुमसे दूर रहना नहीं चाहते। हमें अपने बेटा बहू पोता पोती का साथ चाहिए। क्या पिताजी, मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। राहुल के इतना कहने पर नारायण जी बोले, बेटा जाने का मौका तो अपनी नौकरी के दौरान मुझे भी मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था। राहुल की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। गुस्से में आकर वह बोला, पिताजी वह आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराऊं और भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र पछताता रहूं? माफ़ कीजिएगा पिताजी, लेकिन मुझसे यह नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लेता हूँ। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर नारायण जी चिढ़ गए। उन्होंने कातर नज़रों से अपनी पत्नी पवित्रा की ओर देखा। उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे राहुल को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य की लालसा ने उसके पंख लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पर आई चिंता की लकीरों को नज़रअंदाज करके आखिरकार वह चला ही गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बूढ़े माँ बाप को अकेले ही छोड़कर विदेश में जाकर बस गया। पुरानी बातों को याद करते करते नारायण जी घर के बाहर पहुँच गए। उन्हें पता ही नहीं चला। सामान का थैला घर के बाहर दरवाजे पर रखते हुए नारायण जी ने पवित्रा जी की ओर हाथ बढ़ाया तो पवित्रा चाबी दो, लेकिन पवित्रा जी ने कोई हरकत नहीं की। अरे क्या कर रही हो, चाबी, कहते हुए नारायण जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पवित्रा की आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। वह अपना सिर पकड़े खड़ी थी और देखते ही देखते वह ज़मीन पर गिर पड़ी। पवित्रा, पवित्रा क्या हुआ? तुम्हें कहते हुए नारायण जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते चले आए। जल्दबाजी में एक गाड़ी में बिठाकर पवित्रा जी को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में पवित्रा जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वहीं नारायण जी के हाथ पांव फूल रहे थे। वह चिंता में डूबे जा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर गई। शायद कमजोरी आ गई होगी। सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगते तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का कोई अंत ही नहीं था। घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी पवित्रा कैसी है? अब नारायण जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी चेकअप चल रहा है। आज तक 1 लाख रुपए की पेमेंट जमा करा दीजिए। नारायण जी ने अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगले दिन तक पवित्रा की सारी रिपोर्ट आई तो जो कुछ भी सामने आया उसे जानकर नारायण जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पवित्रा को कैंसर था। कुछ देर तो नारायण जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके बाद उनके बेटे राहुल का फ़ोन आया तो नारायण जी ने उसे सारी बात बताई। वह बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, वह ठीक हो जाएंगी, बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके नारायण जी को थोड़ा हल्का सा लगा। 2 दिन बाद पवित्रा को घर भेज दिया गया। नारायण जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते।
हर रोज़ सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते, उन्हें इलाज के लिए दिखाने अस्पताल ले जाते। अपने प्रति पति का इतना समर्पण देखकर पवित्रा जी की आंखें भर आती, परंतु नारायण जी ने ठान लिया था कि वह पवित्रा को कुछ नहीं होने देंगे। उनकी अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक करके ही दम लेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन पवित्रा जी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपने बेटे को लेकर कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन नारायण जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह कहकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हराया जा सकता है। परंतु नारायण जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण नारायण जी मानसिक के अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। लेकिन सुबह सुबह ही नारायण जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया तो उनका बेटा गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लिया कीजिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरी वहाँ आ जाने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन कर कर के परेशान मत कीजिए। ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आपको कॉल करूँगा। अब फ़ोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। नारायण जी ने फ़ोन रखा ही था, तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ जी, राहुल से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा दी होती। अपने कमरे में लेटी हुई पवित्रा जी बोली तो नारायण जी अंदर आए और चेहरे पर हल्की सी हंसी लाते हुए बोले, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहाँ रात है। वे सब लोग सो रहे थे, बेवजह उन्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूँगा। वैसे क्या कहा राहुल ने, कब आएगा वह भारत हमसे मिलने? पवित्रा जी के इस प्रश्न पर नारायण जी सोच में पड़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ, छुट्टियाँ लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसे छुट्टी मिल जाएगी दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नज़रें चुराते हुए नारायण जी अपनी पत्नी से ये बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चले गए। अपनी पत्नी से ज़्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में नहीं था। अभी तो नहीं, परंतु थोड़ी ही देर में पवित्रा जी के करहाने की आवाज़ आने लगी। नारायण जी जल्दी से उठकर उनके पास गए। जाकर देखा तो पवित्रा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और पवित्रा को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब नारायण जी के पास आए। उस समय पवित्रा सो रही थी। देखिए मिस्टर नारायण, पवित्रा जी की हालत गंभीर होती जा रही है। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर नारायण, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है या फिर पवित्रा जी के बहन भाई कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन मिस्टर नारायण जल्दी कीजिएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक लंबा होता है और हमारे पास समय कम है। इसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। समय पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो 50% से भी ज़्यादा चांस हैं उनके बचने के। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही नारायण जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद नारायण जी पवित्रा जी को अपने साथ घर ले आए। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो फ़ोन उठाते ही बेटा भड़क उठा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ
अरे पिताजी बंद कीजिए, माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज़। फिर झिझकते हुए नारायण जी बोले, वह दरअसल बेटा बात यह है कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गए हैं। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं और पेंशन भी इतनी तो नहीं है कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे पिताजी, इतना बड़ा घर है, वो कब काम आएगा? आप घर को बैंक में गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले सकते हैं। मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास। तभी पिताजी की बात को काटते हुए राहुल बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी बिज़ी हूँ। आपको जो कुछ भी कहना हो SMS कर देना। पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन पटक दिया। बेटी की बात सुनकर नारायण जी खुद ही बोल उठे, माँ बाप यदि सपने में भी अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखते हैं तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर भी तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता? बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। काफ़ी देर तक कुछ विचार करते हुए कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अपनी ठुड्डी को हथेली पर टिकाए नारायण जी को अपने बेटे की बातें किसी पैने दर्द की अनुभूति करा रही थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू निकलते रहे। नारायण जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान लेकर पवित्रा जी के पास दवाई लेकर आ गए। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की दवाई भी नहीं भूलते। नहीं पवित्रा, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है। जानती हो, आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें यह सब करते करते। नारायण जी ने कहा तो पवित्रा जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो नारायण जी ने कहा, हाँ पवित्रा, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। तो पवित्रा जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए हैं। पिछली सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ पवित्रा, लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छम छम करती पायल, इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। पवित्रा मुस्कुराती हुई बोली, पता है मेरी उम्र की बाकी सभी औरतें कहती है हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है यह सब, पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है। कहते कहते पवित्रा जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हमारी शादी का 8वां वचन चाहता हूँ। मैं तो यह सोचकर हैरान रह गई थी कि क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और वचन मांग रहे हो। तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको यह वचन दे दिया था। इतना कहकर पवित्रा जी ने नारायण जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही नारायण जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूट कर बिखर गए तथा पवित्रा जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छूटने के विचार मात्र से ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस पवित्रा, तुम्हें यह रोना धोना अब तो ठीक होना है। मेरे लिए जल्दी से यह खाली पेट वाली दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए नारायण जी ने पवित्रा जी को दवाई दी। जब जाने लगे तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए पवित्रा जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से। क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी पवित्रा, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर पवित्रा जी ने कहा कि आपकी राहुल से बात हुई नहीं?
नहीं, कुछ देर पहले फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिज़ी होगा। ये क्या बात हुई? ऐसा भी क्या बिजी हो गया है कि बीमार माँ को हालचाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? उसे फ़ोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं पवित्रा, शायद अब भी बिजी हो, मैं कल बात करवा दूँगा। क्या आप भी हर रोज़ कल कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार तो बात करवा दो। उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है, हो सके तो वीडियो कॉल पर बात करवा दो। उसके साथ साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। नारायण जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पवित्रा जी के बार बार जिद करने पर नारायण जी ने फ़ोन लगाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुझसे सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फ़ोन पर बातें ही करता रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए। आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हो और जो मन में आए वो कर सकते हो। यह सुनकर नारायण जी ने फ़ोन काट दिया और बोले, पवित्रा, राहुल ने कहा है कि उसे बहुत काम है, जब फ्री होगा तो अपने आप फ़ोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, वह बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। पवित्रा उनके मन के भाव ताड़ गई। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। उसकी खुशियों में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वह काम में व्यस्त रहता होगा ना, तो ज़बरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें? अपनी आँखों के आंसू छुपाने का प्रयास करते हुए पवित्रा जी ने कहा और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का गिलास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे ज़रूर पूरा करोगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार राहुल के हाथों ही हो। मेरी चिता को मुखाग्नि राहुल ही दे। पवित्रा, तुम क्या कह रही हो? पवित्रा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, कांपते स्वर में नारायण जी बोले। अजी, अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे, उस समय मैं सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते ही नारायण जी आश्चर्यचकित रह गए। पवित्रा जी बोली, बस मुझे ये वचन दो कि मेरी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करोगे। नहीं पवित्रा, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, नारायण जी ने कहा और रसोई घर में चले गए। वहाँ जी भर कर रोए। पवित्रा जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान की जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर लगने लगा था। 2 दिन बीते तो नारायण जी के मोबाइल की बेल बजी। उनके बेटे का फ़ोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फ़ोन उठाया। पिताजी, मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते ही नारायण जी का चेहरा खिल उठा। वो बोला, कब आ रहा है तू? बस पिताजी, 4 दिन बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नारायण जी के मन में एक आस जगी तो राहुल बोला, लेकिन पिताजी, मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिज़नेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ा मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकालकर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊँगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर के पद पर है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैंने उससे बात की थी। उसने कहा है कि जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी करवा लेते हैं। आप घर के कागज़ पहले ही निकाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि बैंक की कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसों से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, और साथ साथ मेरी परेशानियाँ भी। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। बेटी की बात सुनकर नारायण जी के विश्वास का एक और पहलू आज दम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन आँखों से अभी लहू की बूंदें टपकने लगेंगी। लेकिन कुछ ही देर में खुद को संभालते हुए
अपनी आँखों के आंसू पोंछ और फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा पहनकर पवित्रा जी के पास गए और बोले, जानती हो पवित्रा, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही पवित्रा जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ पवित्रा, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, तो कब आ रहा है? वह बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ? 4 दिन बाद ही यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग ख़त्म करने के बाद कुछ समय के लिए हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या कुछ समय के लिए? पवित्रा जी की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। पवित्रा, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है हमारा बेटा। अच्छा, तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिलाता हूँ। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूँगी, पानी पास में ही रखा है, पवित्रा जी ने कहा। ठीक है पवित्रा, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज़्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, नारायण जी ने कहा। लेकिन पवित्रा जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों की तीव्र आंधियाँ चल रही थी। 3-4 दिन बाद राहुल अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा नारायण जी बाहर आंगन में ही बैठे थे। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तो, तेरी माँ तेरा कब से इंतज़ार कर रही है, नारायण जी ने उत्साहित स्वर में कहा, परंतु उस बात का कोई जवाब न देते हुए औपचारिकतावश अपने पिता की पैर छुए और बोला, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, ये रोहित है, मेरा बैंक मैनेजर है। आपके मकान के कागज़ तो निकाल ही रखे होंगे, अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज़ दिखाइए। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाया हूँ, अब जल्दी करिए। बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? नारायण जी ने कहा। पिताजी, उनसे भी मिल लेता हूँ। नारायण जी घर के अंदर आए तो राहुल चलते हुए उनके पीछे पीछे आया। देखो पवित्रा, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने, पर तुम सो गई। पवित्रा, देखो तो कौन आया है, कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, तो इस पल का तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हुए नारायण जी ने पवित्रा जी को जगाने की कोशिश की, लेकिन पवित्रा जी ने आंखें नहीं खोली। बोलती क्यों नहीं, राहुल ने ज़ोर से पुकारा, पर उसकी आवाज़ सुनकर भी पवित्रा जी नींद से नहीं जागी। नारायण जी को एहसास हो गया कि बेटे को देखने के लिए पल पल तरसती माँ की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। राहुल वहीं घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारता हुआ रोने लगा। इधर नारायण जी के तो दुख की सीमा ही नहीं रही। पत्नी के जाने के गम में फूट फूट कर रो पड़े। रह रहकर उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर के बाद पड़ोस के लोग भी आने लगे। पवित्रा जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक वह जल्दी से उठे और कमरे में जाकर बिस्तर को खंगालने लगे। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पिछले 4 दिन की सारी दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आया डॉक्टर की यह बात, जब डॉक्टर ने कहा था कि एक वक्त भी दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, राहुल के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता था तो कहती थी मैं दवा खा चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाई तो जो की त्यों पड़ी है। इसका मतलब 4 दिन से पवित्रा ने कोई दवाई नहीं ली थी। फिर नारायण जी का दिमाग चकराने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज़ रखा था। बड़ी बेचैनी से नारायण जी ने वह कागज़ उठाया जिस पर पवित्रा जी ने लिखा था, मुझे मालूम है आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे, उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपका दिया हुआ यह वचन तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा राहुल हमारे पास आ रहा था, अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही नारायण जी के मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। शरीर कांपने लगा। ज़मीन पर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। राहुल नारायण जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पिताजी संभालिए अपने आप को। परंतु जैसे ही राहुल ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा, उसी समय उनकी गर्दन झूल गई और वो बेजान हो चुके थे, इस दुनिया से चले गए थे।
पवित्रा जी के साथ वचन निभाने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।